नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज गजा पीस प्लान का दूसरा चरण अब लागू होने वाला है। इस प्लान पर गारंटर के रूप में अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने दस्तखत किए हैं। ट्रंप ने गजा शांति समझौते को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताई है। वैसे जंग तो पहले ही रुक चुकी है। हमास की तरफ से इजराइल के 20 बंधक और 4 वो लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके शव लौटा दिए गए हैं। तो इजराइल की तरफ से भी 250 से ज्यादा फलस्तीनियों को रिहा किया गया है। करीब 2000 फलस्तीनी कैदी रिहा होने हैं। शांति समझौते का पहला चरण पूरा हो चुका है और अब दूसरे चरण को शुरू किया जा रहा है, जिसमें गजा से वापस लौटेगी इजराइल की सेना। इसके साथ ही गजा के आर्थिक निर्माण की होगी शुरुआत। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान को अमेरिका का प्रस्ताव, राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत शुरू करने की कही बात, रखी शर्त, ईरान ने मानने से किया इनकार। आईएसआईएस पर तालिबानी विदेश मंत्री ने नेटो को घेरा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री और आईएसआई चीफ का वीजा एप्लीकेशन 3 बार किया खारिज। ख्वाजा आसिफ बोले, अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी भरा माहौल। नेपाल के बाद मेडागास्कर में जेंजी ने किया तख्ता पलट। पानी की कमी से शुरू हुआ था प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को सेना के समर्थन के बाद राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे। और चलते चलते में देखेंगे सब्जियों के इतिहास को। सबसे पहले धरती पर लगाई गई कौन सी सब्जी? इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के साथ सेना कर सकती है बड़ा खेल। हिरासत में लिए गए 15 अधिकारियों को कोर्ट में नहीं किया पेश। सेना प्रमुख वकार जमान ने भी रद्द किया अपना सऊदी दौरा। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने में नाकाम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चला नया दांव। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को पकड़ाई कमान, बोले जंग रुकवा सकते हैं एर्दोआन। वेनेजुएला के गोल्ड माइन में बड़ा हादसा, तेज बारिश में धंस गई खदान, 14 मजदूरों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलेशिया में 6000 से ज्यादा बच्चों में मिला इन्फ्लुएंजा संक्रमण, स्कूल बंद किए गए, लागू की जा रही कोरोना की गाइडलाइन। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर इजराइल और हमास दोनों ने दस्तखत किए और उसके बाद बंधकों की अदला बदली के साथ इसका पहला चरण पूरा हो गया। लेकिन पूरी डील को मजबूती से लागू करने के लिए मिस्र के शर्म एल शेख में गजा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा वैश्विक नेताओं के सामने डील पर मुहर लगाई गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2 साल से जंग इजराइल और हमास के बीच चल रही थी, लेकिन जब समझौते का समय आया तो ना तो इजराइल का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल हुआ और ना ही हमास का। दोनों ने ही समिट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। हमास की तरफ से कहा गया कि गजा शांति प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए पहले इजरायली सैनिकों को गजा से हटना चाहिए। वहीं नेतन्याहू के शामिल होने का विरोध कई देशों की तरफ से हो रहा था। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन तो तब मिस्र पहुंचे जब उन्हें यह आश्वासन मिला कि नेतन्याहू शर्म एल शेख नहीं आएंगे। वैसे डील का पहला चरण लागू हो चुका है। अब दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और मिस्र में जो समझौता हुआ है वो इसी डील के लिए है। दूसरे चरण में अब बड़ी संख्या में फलस्तीनी गजा सिटी लौट रहे हैं। उन तक अंतरराष्ट्रीय मदद पहुंचाने की कोशिशें तेज की जाएंगी। गजा में रोजाना 600 ट्रकों से राहत सामग्री भेजी जाएगी। पानी, बिजली, अस्पताल, सड़कों और बेकरी बहाली पर जोर दिया जाएगा। यूएन ने बताया कि सहायता पहुंचना शुरू हो गई है। अमेरिका 200 सैनिक इजराइल भेजेगा, जिससे युद्ध विराम की निगरानी और राहत में मदद की जा सके। कोई भी अमेरिकी सैनिक गजा में तैनात नहीं होगा। इनकी अधिकांश तैनाती राफा बॉर्डर पर होगी, जहां से गजा में सहायता भेजी जाएगी। इजराइल ने पहले चरण में गजा के 53% हिस्से से सेना हटाई, दूसरे चरण में 40% और फिर 15% तक और सैन्य वापसी की योजना है। मिस्र, कतर, तुर्की और अमेरिका के नेताओं ने गजा युद्ध विराम समझौते पर दस्तखत किए और एक संयुक्त बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि हम समझौते के सभी पक्षों की वास्तविक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता और कार्यान्वयन का स्वागत करते हैं। इससे 2 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही पीड़ा का अंत हुआ है। बयान में डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा गया है कि हम गजा में युद्ध समाप्त करने और क्षेत्र में स्थायी शांति लाने के राष्ट्रपति ट्रंप के ईमानदार प्रयासों में उनके साथ खड़े हैं। हम सब मिलकर इस समझौते को इस तरह लागू करेंगे जिससे फलस्तीनियों और इजरायलियों सहित क्षेत्र के सभी लोगों के लिए शांति, सुरक्षा, स्थिरता और अवसर सुनिश्चित हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, यह मध्य पूर्व के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है।
आखिरकार मिडिल ईस्ट में शांति की स्थापना हो गई। गजा में सबने मिलकर वो हासिल कर लिया जिसे अब तक असंभव माना जा रहा था। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने असंभव माने जाने वाले काम को संभव करके दिखाया है, लेकिन अभी भी इस समझौते पर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल इजराइल की तरफ से उठ रहे हैं, क्योंकि इजराइल का इतिहास किसी भी समझौते को कभी भी तोड़ देने का रहा है, जिसके चलते ये पूरी शांति प्रक्रिया अभी अस्थायी लग रही है। क्योंकि इजराइल ने साफ कह दिया है कि उसकी सेना तभी गजा से हटेगी जब हमास पूरी तरह निरस्त्र कर दिया जाएगा। समझौते में इजराइल के पास जरूरत पड़ने पर फिर से कार्रवाई करने की स्वतंत्रता रहेगी। अब तक इजराइल के अंदर नेतन्याहू पर जो दबाव था वो 20 बंधकों की रिहाई के बाद खत्म हो चुका है। ऐसे में इजराइल कोई भी नया कारण पैदा कर शांति समझौते को तोड़ सकता है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के रुख को देखते हुए यह बहुत आसान भी नहीं माना जा रहा है। फिलहाल इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत गजा में राहत पहुंचाने की है। गजा में जबरदस्त तबाही हुई है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हैं और इसके पुनर्निर्माण में सालों लग सकते हैं। यूएन की रिपोर्ट में ही कहा गया है कि मलबा साफ करने में 13 साल लग जाएंगे। ऐसे में गजा में शांति तो आई है, लेकिन यहां के लोगों को अभी कई सालों तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ट्रंप के ईरान को दिए गए प्रस्ताव की। तो ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते दोस्ती के नहीं हैं, बल्कि दुश्मनी वाले हैं। ये भी कह सकते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में अगर अमेरिका किसी को अपना दुश्मन मानता है तो वो ईरान और उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई है। खामेनेई को हटाने की अमेरिका ने बहुत कोशिश की। जून में इजरायल ने जब ईरान पर हमला किया तो ट्रंप ने खुलकर इजरायल का साथ दिया। यहां तक कि अमेरिका ने भी ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन अमेरिका की कोशिश कामयाब नहीं रही। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान से बातचीत की पेशकश की गई है। इसे ईरान के साथ अमेरिका की संबंधों को सुधारने की कोशिश बताया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बात का एहसास हो गया है कि ईरान को झुकाकर बातचीत की टेबल पर नहीं लाया जा सकता, जिसके बाद अब ट्रंप ने अपने रुख को नरम किया है। लेकिन जो शर्तें रखी गई हैं उसे भी ईरान मानने को तैयार नहीं दिख रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका की तरफ से अगर बातचीत का प्रस्ताव आता है तो ईरान उस पर विचार जरूर करेगा, लेकिन यह प्रस्ताव संतुलित होना चाहिए, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ सकता, पर यह भरोसा दुनिया को जरूर दे रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। हम अपनी हर वचनबद्धता को पूरा करेंगे। अमेरिका के साथ हमारी सीधी बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन तेहरान और वॉशिंगटन मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं। अराक्ची के बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप का रुख भी बदला बदला दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने ईरान को बातचीत का प्रस्ताव दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर तेहरान अमेरिका से डील करने को तैयार है तो अमेरिका भी उसके साथ डील को तैयार है। ट्रंप ने ईरान के साथ सहयोग बढ़ाने और दोस्ती के भी संकेत दिए हैं, लेकिन एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समझौता हो सकता है, बस ईरान के नेता आतंकवाद को छोड़ दे और आखिरकार इजरायल के अस्तित्व को मान्यता दे, यानी इजरायल को देश के रूप में ईरान भी मान्यता दे। लेकिन ईरान अमेरिका की यह शर्त मानने को तैयार नहीं है। उसने इजरायल को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान कभी भी इजरायल के साथ सामान्य संबंध स्थापित नहीं करेगा। ईरान कभी भी उस कब्जाई शासन को मान्यता नहीं देगा जिसने बेकसूर लोगों की जान ली है। ईरान को मिस्र समिट का भी न्योता दिया गया था, लेकिन हम इसमें शामिल नहीं हो रहे। इसे लेकर उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हम कूटनीतिक संवाद का समर्थन करते हैं, लेकिन ना तो राष्ट्रपति पेजेश्कियान और ना ही मैं उन समकक्षों के साथ संवाद कर सकते हैं जिन्होंने ईरानी जनता पर हमला किया, हमें धमकी दी और प्रतिबंध जारी रखे हैं। साफ है कि ट्रंप की तरफ से अभी बातचीत का संकेत जरूर दिया गया है, लेकिन ईरान का कहना है कि इसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान में जारी तनाव की। तो सीमा पर दोनों देशों में संघर्ष फिलहाल तो थम गया है, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं उन्हें देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि कब तक शांति बनी रहेगी। दोनों देशों में तीखी बयानबाजी तो चल ही रही है, साथ ही अपनी सैन्य क्षमता को भी पहले से मजबूत किया जा रहा है। तालिबानी हमलों में 58 सैनिकों की जान जाने को लेकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर भड़के हुए हैं। उन्होंने रावलपिंडी स्थित सेना के हेडक्वार्टर में आपातकालीन उच्च स्तरीय बैठक की और शीर्ष कमांडरों को अफगान सीमा पर खुफिया विफलता और रणनीतिक कमी के लिए कड़ी फटकार भी लगाई। सेना के पास त्वरित जवाबी कार्रवाई के लिए सैन्य बैकअप तैयार नहीं होने पर भी मुनीर ने सेना से जवाब मांगा है। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान की कार्रवाइयां भी नहीं रुक रही। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का जवाब देने के बाद अब तालिबान ने अपना रुख और कड़ा कर दिया है।
उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, आईएसआई प्रमुख असीम मलिक और 2 अन्य जनरलों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। टोलो न्यूज के मुताबिक पिछले 3 दिनों में 3 बार वीजा की अर्जी खारिज की गई है। वहीं झड़प के बाद से ही दोनों देशों के बॉर्डर सील हैं, जिसके चलते व्यापार ठप हो गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो सख्त चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी भरा माहौल है। इस्लामाबाद और काबुल में किसी भी वक्त संघर्ष शुरू हो सकता है। अगर अफगानिस्तान धमकी देता है तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने का अधिकार है। वैसे तालिबान पहले ही साफ कर चुका है कि वो अपनी तरफ से हमले रोक चुका है, पर पाकिस्तान फिर एयर स्ट्राइक करेगा तो वो जवाब जरूर देगा। इस बीच अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी, जो इस समय भारत दौरे पर है, उन्होंने आईएसआईएस के समर्थन के लिए पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है और साथ ही इस मामले में उन्होंने अमेरिका और नेटो पर भी सवाल खड़े कर दिए। मुत्तकी ने कहा कि जब अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो की मौजूदगी थी, तब अफगानिस्तान में बड़े स्तर पर आईएसआईएस की मौजूदगी थी। इनके यहां बड़े केंद्र थे। 2021 में जब तालिबान इस्लामिक अमीरात की सत्ता में आया, उस समय हमें संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने आईएसआईएस के खिलाफ मजबूत अभियान चलाया। शुक्र है अब अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन पर भी आईएसआईएस या कोई अन्य समूह सक्रिय नहीं है। अफगानिस्तान ने यह आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में इस समय आईएसआईएस से जुड़े आतंकी मौजूद हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार इनका समर्थन कर रही है और यही कारण है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे मेडागास्कर की। तो अफ्रीकी देश मेडागास्कर में तख्ता पलट हो गया है। नेपाल की ही तरह मेडागास्कर में भी जेनजी प्रोटेस्ट के चलते सरकार गिर गई। राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना देश छोड़कर भाग गए हैं। संसद में विपक्षी नेता सिटेनी रंद्रियाना सोलोनिको ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सेना का प्रदर्शनकारियों को समर्थन मिलने के बाद 12 अक्टूबर को राष्ट्रपति सैन्य विमान से देश छोड़कर भाग गए। फिलहाल वे कहां हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसके बाद खुद राष्ट्रपति राजोएलिना ने भी मेडागास्कर छोड़ने की पुष्टि की है। 13 अक्टूबर की रात उन्होंने किसी अज्ञात जगह से राष्ट्रपति कार्यालय के फेसबुक पेज पर प्रसारित अपने भाषण में कहा कि मैंने सुरक्षा कारणों से देश छोड़ दिया है, क्योंकि एक सैन्य गुट ने देश में तख्ता पलट की कोशिश की। कुछ राजनेताओं द्वारा उकसाए गए सैनिकों के एक समूह ने मेरी जान लेने की कोशिश की। सशस्त्र बलों के अंदर तनाव गंभीर स्तर पर पहुंच जाने के बाद मैंने अपने सहयोगियों की सलाह पर यह फैसला लिया है, इसलिए मैं फिलहाल सुरक्षित जगह पर हूं। मेडागास्कर एक और राजनीतिक संकट बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने अपने ठिकाने के बारे में और कोई जानकारी तो नहीं दी और ना ही अपने इस्तीफे की घोषणा की है, लेकिन सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई में राष्ट्रपति एंड्री ने देश छोड़ दिया है। बहरहाल यह तय है कि वो गायब है, जिससे पूरे देश में खलबली मची हुई है। दरअसल मेडागास्कर में पानी और बिजली की कमी की वजह से 25 सितंबर को युवाओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। इसे जेनजी युवाओं ने जेनजी मेडागास्कर नाम दिया, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन में बदल गया और 3 हफ्तों से जारी इस प्रदर्शन को जब सेना के एक गुट का समर्थन मिला, उसके बाद से ही तख्ता पलट की आशंका जताई जाने लगी। कैप्सैट नामक इस विशेष सैन्य इकाई ने विरोध प्रदर्शनों में शामिल होकर राष्ट्रपति और अन्य सरकारी मंत्रियों से पद छोड़ने का आह्वान किया। गौरतलब है कि ये वही सैन्य गुट है जिसने 2009 में राजोएलिना को सत्ता में लाने में मदद की थी और अब उसके कारण ही राजोएलिना को देश छोड़कर भागना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस प्रदर्शन में अब तक कम से कम 22 लोग मारे गए हैं। हालांकि सरकार ने इस आंकड़े को खारिज किया है। ऐसे में मेडागास्कर के मौजूदा हालात को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नेपाल की तरह मेडागास्कर में भी नई सरकार का गठन होगा। यह देखने वाली बात होगी। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे कि आखिर पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी लगाई गई थी। तो जब हम वैज्ञानिकों की खोज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान स्पेस की तरफ जाता है कि वहां क्या नई खोज निकलकर सामने आई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं, जिन सब्जियों से हमारी सेहत बनती है, आखिर उनकी धरती पर उपज पहली बार कब हुई? क्या आपको यह पता है कि धरती पर सबसे पहली सब्जी कौन सी उगाई गई थी? भारत में 40 से ज्यादा तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं। अगर हम बात करें मौजूदा वक्त की, तो ज्यादातर लोगों की फेवरेट सब्जी आलू है, लेकिन आलू धरती पर उगाई जाने वाली पहली सब्जी नहीं है। कहा जाता है कि धरती पर पहली बार मटर उगाई गई थी और इसकी शुरुआत एशिया से हुई थी। ये लोगों के जरिए उगाई जाने वाली सबसे शुरुआती सब्जियों में से एक थी। कहा जाता है कि इसे 23,000 साल पहले जमा करके खाना शुरू किया गया। हालांकि मटर की सबसे पुरानी खेती सीरिया में 11,300 साल पहले की मानी जाती है।
हड़प्पा की सभ्यता के दौरान भी इसकी खेती होती थी। मटर का वैज्ञानिक नाम पिसम सैटिवम है। वहीं गोभी की अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट में उत्पन्न हुई थी गोभी, और जंगली पत्ता गोभी की खेती के सबसे पुराने प्रमाण 4000 साल पहले चीन और लगभग 2500 साल पहले प्राचीन ग्रीस और रोम में मिले हैं। अब बात करें लहसुन की, तो प्राचीन मिस्र और भारत में लहसुन की खेती के रिकॉर्ड 4000 साल पुराने हैं, जबकि बेबीलोन में इसकी खेती 4500 साल पहले होती थी। और जंगली प्याज 5000 साल पहले तक एशिया और प्राचीन पर्शिया में इसकी खेती के प्रमाण मिले हैं। यानी जो सब्जियां रोज हमारी थाली में परोसी जाती है वो हजारों साल पहले से धरती पर उगाई जाती है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।